हम प्लेयर एडमिशन टेस्ट पर हैं और जजेस अब पूरी तरह तंग आ चुके हैं। पूरे दिन कैंडिडेट्स आते रहे लेकिन एक भी पास नहीं हुआ। तभी एप्लीकेंट नंबर 75 अंदर आता है और एग्जामिनर्स में से एक का दिमाग ही घूम जाता है, क्योंकि यह बंदा बिगिनर एग्जाम में एक ग्लेव, एक बो, तीरों से भरा क्विवर, थ्रोइंग नाइव्स, एक डैगर और एक सोर्ड लेकर आया है। तिलक वाले है। जज उससे पूछता है कि क्या वह तैयार है। विशाल खाली अरीना के बीचों बीच उसकी छोटी सी परछाई बस चुपचाप खड़ी रहती है। वह बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ सिर हिलाता है। टेस्ट शुरू होते ही उसके चारों तरफ 20 गॉब्लिन्स मटेरियलाइज हो जाते हैं। वह आराम से उनकी गिनती करता है और कहता है कि पास से देखने पर ये असली वाले गॉब्लिन से कहीं ज्यादा रियल लगते हैं। फिर वह हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, चाहे ये असली गॉब्लिन्स की कितनी भी अच्छी कॉपी कर लें, फिर भी ये कुछ नहीं है। अगले ही पल हर दिशा से चीखते हुए गॉब्लिन्स उसकी तरफ टूट पड़ते हैं। बस स्पीयर का एक घूमता हुआ वार और पहली पूरी वेव हवा में ही चीर दी जाती है। गॉब्लिन्स को समझ भी नहीं आता कि उन्हें किसने मारा। उससे पहले ही उनके शरीर नीले क्यूब्स में फटकर बिखर जाते हैं। मॉन्स्टर्स की हिम्मत तो उतनी ही देर टिकी जितनी देर मेरी एक्स के साथ रिलेशनशिप चली थी। उसके एक और वार से पूरा झुंड बोलिंग पिन्स की तरह हवा में उछल जाता है। बिना पीछे मुड़े ही उसका हाथ पहले से थ्रोइंग नाइव्स पर पहुंच चुका होता है। लाल चमक के साथ सारे नाइव्स उसके हाथ से निकलते हैं और हर एक गॉब्लिन जमीन पर बुरी तरह पिन हो जाता है। जो गॉब्लिन्स अभी भी बचे थे वे अपने साथियों का हाल देखते ही उल्टी दिशा में पूरी रफ्तार से भागने लगते हैं। लेकिन तब तक वह अपना बो निकाल चुका होता है और कहता है, भागने का कोई फायदा नहीं है। एरो बिजली की रफ्तार से एक गॉब्लिन के चेहरे के पास से निकल जाता है, उससे पहले कि वह पूरी तरह मुड़ भी पाए। और उसकी आर्चरी इतनी बेहतरीन क्यों है? क्योंकि उसे सिखाने वाला था। और उसकी आर्चरी इतनी बेहतरीन क्यों है? क्योंकि उसे सिखाने वाला था मशहूर मार्क्समैन गिलबर्ट ग्रिम। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे खुद वही लेजेंड उसके जरिए तीर चला रहा हो। बचे हुए गॉब्लिन्स दांत भींच लेते हैं। अगर मरना ही है तो लड़ते हुए मरेंगे। यह देखकर वह आराम से अपना बो वापस रख देता है और अपनी सोर्ड निकालता है। मुठे से तलवार की धार जमीन पर घिसटती है और पीछे चिंगारियों की लकीर छोड़ देती है। हर तरफ से गॉब्लिन्स उसे घेर लेते हैं और एक साथ उस पर झपट पड़ते हैं। यही तो वह इंतजार कर रहा था। उसकी पकड़ सोर्ड के हैंडल पर और मजबूत हो जाती है। बस एक बार और उसके चारों तरफ हवा में उछल रहे सभी गॉब्लिन्स एक ही पल में 2 टुकड़ों में कटकर गिर जाते हैं। तभी वह अचानक रुक जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद उसने रूकी एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा ही कर दिया। एड्रेनालिन उतरते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। वह मन ही मन सोचता है कि उसे इस बॉडी को सच में फिर से बनाना पड़ेगा। ऊपर बैठे जजेस बस एक दूसरे की तरफ देखकर फुसफुसाते हैं। अमेजिंग। एग्जामिनर अपना कप नीचे रखता है और कहता है कि फैसला हो चुका है। एप्लीकेंट नंबर 75 एसियो जुनहो पास। पूरा हॉल अभी तक समझने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने अभी क्या देखा और हर जज के मन में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर यह लड़का है कौन? उस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ठीक 25 साल पीछे जाना होगा, ह्यूमैनिटी के आखिरी डंजन के सबसे गहरे हिस्से में। और उसके अंत में खड़ी है फ्रॉस्ट क्वीन, वही मॉन्स्टर जिसने सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाकर पूरे पैसिफिक ओशन को बर्फ में जमा दिया था। वह उसके सामने हंसते हुए पूछती है, इतनी दूर तक पहुंचकर कैसा लग रहा है? अपनी पूरी टीम को मरने के लिए पीछे छोड़ने के बाद। वह कहती है कि उसे इस दुनिया के बारे में कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन सियो जुनहो उसकी बात बीच में ही काट देता है। ये मेरे पास बेकार की बातें करने का समय नहीं है। फ्रॉस्ट क्वीन शुद्ध बर्फ से बनी एक विशाल ब्लेड तैयार कर लेती है और जवाब में एसियो जुनहो सिर्फ इतना कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा और इस नाइटमेयर का हमेशा के लिए अंत कर दूंगा। अगले ही पल दोनों हवा में टकराते हैं। उनकी रफ्तार इतनी जबरदस्त होती है कि वे गोकू की स्पीड पर एक दूसरे पर लगातार वार करने लगते हैं। वह अपने हाथ में आइस मैजिक इकट्ठा करती है और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उस पर हमला कर देती है। सियो जुनहो बाल बाल बच जाता है। फिर आखिरी बार दोनों आमने सामने भिड़ते हैं। अचानक नीली खामोशी को चीरती हुई एक काली चमक लहराती है। अगले ही पल फ्रॉस्ट क्वीन घुटनों के बल झुकी होती है और एसियो जुनहो उसके पीछे खड़ा होता है। वह हल्की मुस्कान के साथ कहती है, मजा आया। सियो जुनहो ठंडे लहजे में जवाब देता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता। वह उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही फ्रॉस्ट क्वीन का शरीर चमकने लगता है, अचानक एसियो जुनहो का अपना शरीर जमना शुरू हो जाता है। बर्फ उसकी बाहों, गर्दन और चेहरे पर तेजी से फैलने लगती है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज दिखाई देता है, आप फ्रॉस्ट क्वीन का कोर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। कोर पूरी तरह एब्जॉर्ब होने तक आप हाइबरनेशन में रहेंगे। और यही आखिरी चीज थी जो एसियो जुनहो ने अगले 25 सालों तक देखी है। अब इस लड़ाई से 76 घंटे पहले 5 हीरोज उस डंजन के सामने खड़े हैं, लेकिन एक बड़ी समस्या है, उन सीढ़ियों पर सिर्फ एक इंसान ही ऊपर जा सकता है। बड़े बड़े टैटूज वाला आदमी गुस्से में बर्फ की दीवार पर मुक्के बरसाता है। उसके लिए एक इंसान को चुनना बाकी सबको मरने के लिए छोड़ देने जैसा है। काउबॉय अपनी हैट हल्की सी झुकाकर मान लेता है कि वे भारी नुकसान में हैं, लेकिन सब पहले से जानते हैं कि ऊपर किसे जाना होगा। आखिरकार वह ताकतवर आदमी भी सिर झुका देता है। सच तो यह है, स्पेक्टर जैसा दूसरा कोई नहीं है। लड़की भी उसकी बात से सहमत हो जाती है और बस 4 लोग अपनी जिंदगी एक इंसान के हाथों में सौंप देते हैं। पूरी स्क्वाड उसके सामने खड़ी होकर कहती है कि उन्हें यकीन है उनकी मौत बेकार नहीं जाएगी। सियो जुनहो धीमी आवाज में बड़बड़ाता है, ज्यादा लोग मुझे अपना दोस्त नहीं मानते। काउबॉय बस मुस्कुराता है और कहता है, हम तुम्हारे पीछे मौत तक चलेंगे। हीलर भी मुस्कुराते हुए कहती है, हमारी कोई भी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। यह सुनकर सियो जुनहो के मुंह से बस इतना ही निकल पाता है, तुम लोग। फिर वह धीरे से सबसे माफी मांगता है और उन सीढ़ियों पर अकेला चढ़ जाता है। 25 साल बाद 2024। अब साल है 2024 और हम एक म्यूजियम एग्जिबिट में हैं जहां उन मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जा रहा है जिन्हें ह्यूमैनिटी आज तक हरा नहीं पाई।
प्रेजेंटर समझाती है कि कैसे फ्रॉस्ट क्वीन ने सिर्फ अपनी उंगलियां चटकाकर पूरे पैसिफिक ओशन को जमा दिया था और कैसे 5 महान हीरोज उसे रोकने के लिए एंटार्क्टिका गए थे। वहीं सामने वे पांचों हीरोज बर्फ में जमे हुए प्रदर्शित किए गए हैं, द 5 हीरोज। तभी एक नर्डी लड़का अचानक जोर से चिल्लाने लगता है। वह एग्जिबिट की तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है, वो स्टैचू अभी हिला। प्रेजेंटर हंसकर उसकी बात टाल देती है। वह कहती है कि इस चेंबर का टेम्परेचर 24 घंटे 7 दिन पूरी तरह कंट्रोल में रखा जाता है। इन स्टैच्यूज के साथ कुछ भी होना नामुमकिन है। लेकिन अगले ही पल उसे अपने पीछे कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। क्रैक! पूरी बर्फ जोरदार धमाके के साथ फट जाती है और बर्फ के टुकड़ों को चीरता हुआ एक इंसान बाहर निकल आता है। वह घुटनों के बल गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। तभी उसके सामने एक सिस्टम मैसेज उभरता है, एब्जॉर्प्शन 100% कंप्लीट। 25 सालों बाद उसके मुंह से पहला शब्द निकलता है, को। और तभी एक नया सिस्टम नोटिफिकेशन सामने आ जाता है, एक्स रैंक स्किल एक्वायर्ड। फ्रॉस्ट। कुछ ही घंटों में यह खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाती है। लेजेंड जाग चुका है। स्पेक्टर 25 सालों की क्रायोजेनिक स्लीप के बाद वापस आ गया है उधर। खुद वह लेजेंड हॉस्पिटल के बेड पर बैठा हुआ है और ऐसे हेडलाइंस स्क्रॉल कर रहा है जैसे कोई दादाजी पहली बार इंटरनेट चलाना सीख रहे हों। 25 साल बीत चुके हैं। वह अपनी मुट्ठी बांधने की कोशिश करता है लेकिन उसकी उंगलियां मुश्किल से मुड़ पाती हैं। तभी डॉक्टर्स कमरे में आते हैं। उनके पास एक खबर होती है, प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उससे मिलने खुद आने वाले हैं। सीओ जुनहो को यह बात सुनते ही बिल्कुल पसंद नहीं आती। वह साफ कह देता है, अगर वो कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैं जानता हूं तो उसे वापस भेज देना। लेकिन डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है, वो आपके बहुत करीबी दोस्त थे। स्पेक्टर के साथ उनकी अक्सर बातें हुआ करती थीं। कुछ ही देर बाद वह आदमी कमरे में दाखिल होता है। उसे देखते ही एसीओ जुनहो तुरंत उसे पहचान लेता है, शिमुक। और जैसा एसीओ जुनहो ने 25 साल पहले अंदाजा लगाया था वह सच साबित हुआ। उसे देखते ही सीओ जुनहो के मुंह से सबसे पहला वाक्य निकलता है, तुम तो पूरी तरह गंजे हो गए। 25 साल बाद की मुलाकात में उसने सबसे पहले यही कहा। शिमुक गुस्से से उसे घूरता है और कहता है, मैं ही बेवकूफ था जो सोच रहा था कि कोई इमोशनल मोमेंट होगा। जब दोनों कमरे में अकेले रह जाते हैं तब सीओ जुनहो असली सवाल पूछता है, सब लोग इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं? वार तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तब शिमुक गहरी सांस लेकर समझाना शुरू करता है, जिस दिन तुमने फ्रॉस्ट क्वीन को मारा पूरी दुनिया ने लगभग 1 मिनट तक जश्न मनाया। लेकिन उसके तुरंत बाद एक नया सिस्टम मैसेज आ गया। पैसिफिक ओशन में एक डायमेंशनल एलिवेटर प्रकट हो गया और उसका 2nd फ्लोर खुल चुका था। कुल मिलाकर उसमें 10 फ्लोर्स हैं। सीओ जुनहो कुछ पल सोचता है। उसकी टीम को पहला फ्लोर क्लियर करने में 5 साल लगे थे, तो उसके हिसाब से 25 सालों में ह्यूमैनिटी कम से कम 7वें फ्लोर तक तो पहुंच ही गई होगी। लेकिन शिमुक बड़ी मुश्किल से सच बोल पाता है। 25 सालों में ह्यूमैनिटी सिर्फ 1 फ्लोर ही क्लियर कर पाई। यह सुनकर सीओ जुनहो लगभग लड़खड़ा जाता है।